अंश बुक बिहार दरोगा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु पढ़ेंगे। अध्याय है सॉल्यूशन। अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स में देखेंगे टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलिए, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षर दर जो है ना 2001 की जनगणना के अनुसार है, तो वह आपका 47.53%। आप जानेंगे विश्लेषण। बिहार में साक्षरता दर 47.53% है 2001 की जनगणना के अनुसार। नोटेड पॉइंट है कि 2011 की जनगणना पर फोकस कीजिएगा कि 2001 हमारे लिए कब महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.80% है। हाँ, बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला 51.5%। हाँ, आगे की 2011 के संशोधित जनगणना डेटा के अनुसार बिहार का साक्षरता जो है ना 63.82% है, जिसमें पुरुष है 73.39, महिला है 53.33%। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य जो है ना केरल है, 93.91% है, और न्यूनतम जो है दर बिहार का है। भारत में जनगणना का इतिहास कैसा रहा, इसके बारे में जानेंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के काल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 1881 की जनगणना भारत में पहली पूर्ण जनगणना हुआ था। पूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। वर्तमान में हमारे देश में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना करवाया जाता है। जनगणना का संचालन रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जनगणना संघ सूची का विषय है, यह केवल केंद्र सरकार करवाता है। जनगणना संघ सूची का विषय है, यह केवल केंद्र सरकार ही करवाता है। जबकि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पर जो है ना केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। वर्तमान जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। वर्तमान में जनगणना का काम जो किया जाता है 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। कब? 1952 में। 1911 से लेकर के 21 तक का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा जिसमें जनगणना जनसंख्या में 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई है। भारत की जनसंख्या में वर्ष 1921 में जनगणना के बाद से लगातार वृद्धि जारी है। इसलिए वर्ष 1921 में जनगणना को भारत में जनसांख्यिकी इतिहास द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष भी कहा गया है। 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घट करके 1.25% हो गई है। इसलिए इसे लघु विभाजन वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1951 को जनसंख्या विस्फोटक वर्ष भी कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोटक वर्ष कब कहा जाता है? 1951 को, क्योंकि 10 वर्षों की अवधि के दौरान जनसंख्या 781 लाख बढ़ी थी और 2011 की जनगणना देश का कुल 15वीं जनगणना था, जबकि स्वतंत्र भारत का यह 7वां जनगणना था। 16वीं जनगणना 2021, इसके बारे में जानेंगे। जनगणना 2021 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्व जनगणना का भी प्रावधान होगा। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जनगणना 1931 के बाद पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। भारत में जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार था। देश में जनगणना नीति 2000 में लाया गया था। इसके अनुसार 2045 तक जनगणना स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जनगणना आयोग, इसकी स्थापना 11 मई 2000 को हुई थी। राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष जबकि नीति आयोग इसके उपाध्यक्ष होते हैं। कुल जनगणना दर जो होता है द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो है प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापित स्तर की जनगणना क्षमता कहा जाता है। आगे की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आगे चलते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी जनसंख्या थी? 8,13,000
8,28,000 जो है न, 8,28,78,796 था। 8,28,78,796 था 2001 की जनगणना के अनुसार। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 हो गया। 10,40,99,452 हो गया 11 में। 11 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों में से कम है, 17 है। आगे चलते हैं। आगे है प्रति वर्ष पर किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। हाँ, आगे चलते हैं। आगे कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? हो जाएगा आपका 17% जीडीपी का, जो यहाँ दिया हुआ नहीं है। भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान 17% है। 2020 से 21 में 19.9% रहा। 22 से 23 में 16.9% रहा। 2022 में भारत की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है कि प्राइमरी सेक्टर कृषि क्षेत्र का 21.82%, सबसे कम योगदान। द्वितीयक रहा 24.29। तृतीय श्रेणी ने सेवा क्षेत्र का रहा 53.89%, सबसे ज़्यादा रहा सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का। आप कहता है कि इससे लगभग याद करना होता है कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उससे देश के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वो उससे देश के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। विकसित देश में प्राथमिक क्षेत्र में कम लोग रोजगार में लगे होते हैं। विकसित देश में प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि कार्यबल में, मत्स्य पालन में कम लोग लगे होते हैं, जबकि सेवा क्षेत्र में अधिक लोग रोजगार पाते हैं। अब आगे प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है या इस पर निर्भर रहता है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सभी। अब आगे के द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिससे वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसमें कच्चा माल को तैयार उपयोग, पहला में कच्चा माल होता है, इसमें वो तैयार को उपयोग योग्य उत्पाद में बदल देता है। तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के चीज़ों को मूल्य बढ़ा दिया जाता है। कपास से कपड़ा बनाना हो गया, चीनी से गन्ना बनाना हो गया, लौह अयस्क से इस्पात बनाना, ये सभी आ गया आपका द्वितीय क्षेत्र में। नोट याद रखिएगा, कपास, गन्ना एवं आलू का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन होगा, प्राथमिक ये सब बनाया जाएगा तब। कपास, गन्ना और लोहा का उत्पादन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अब है तृतीय क्षेत्र, इसमें वे सभी सेवाएं शामिल हैं जो वस्तुओं के बजाय सेवा देती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे परिवहन, भंडार, संचरण, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा, प्रबंधन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, बीमा, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। आगे की आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? ये होता है आपका सीमा शुल्क। क्या होता है? सीमा शुल्क, याद रखिएगा। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को सीमा शुल्क कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इसका मकसद होता है घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करना या पसंद संरक्षित करना। उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी टैक्स या क्या है, या अखबारी एक प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क या अखबारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आयकर यानी कि इनकम टैक्स क्या है? आयकर जो है ना व्यक्तियों या संस्थाओं या करदाताओं पर उनके द्वारा अर्जित आय या मुनाफे के संबंध में लगाया जाने वाला कर होता है। यह प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण होता है। कौन? आयकर प्रत्यक्ष कर है। हमारे देश में प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगाया जाता है। यह एक ऐसा कर है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। यह अप्रत्यक्ष कर को रिग्रेसिव माना जाता है। अब आ गया कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वो होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। आगे चलते हैं।
रिवर्स रेपो दर होता है। यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। अब जानते कि रेपो रेट क्या है, रेपो दर क्या है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है। रेपो दर को पुनः खरीद करके भी जाना जाता है। रेपो दर को पॉलिश रेट भी कहा जाता है। रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर कहता है कि रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर अल्पकालिक ऋण के लिए उपयोगी होता है। CRR क्या है, यानी कि कैश रिजर्व रेशन, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। कुल जमा का वह प्रतिशत है जिसमें बैंक को आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना पड़ता है, इसी को कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। अब जानेंगे आगे। इस पर आरबीआई बैंक को कोई ब्याज नहीं देता है, CRR पर, नगद रेपो अनुपात पर। अब आगे कि SLR यानी कि स्टेटुअली लिक्विडिटी मतलब रेशन, वैधानिक तरलता अनुपात। कुल जमा का प्रतिशत जिससे बैंक को नकदी, सरकारी प्रतिभूति या सोने जैसी तरल संपत्ति के रूप में अपने पास बनाए रखना पड़ता है। बैंक जो होता है CRR एवं SLR पर कुछ भी लाभ नहीं कमाता है। यदि आरबीआई द्वारा CRR या SLR या रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी। ऐसे में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जाता है। यदि आरबीआई द्वारा कहते हैं CRR तथा SLR या रेपो रेट को घटा दिया जाए तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। ऐसी मंदी से निपटने के लिए किया जाता है। इसका क्यों किया जाता है? मंदी से निपटने के लिए किया जाता है। अब आगे कि OMO हो जाएगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की खरीद बिक्री किया जाता है तब इस प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अब आगे की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च न्यायालय क्या हो जाएगा आपका? सर्वोच्च निकाय हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, CSO। पंचवर्षीय योजना आयोग बनाता है। पंचवर्षीय कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है, जबकि इसको राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है। योजना आयोग के बारे में जानेंगे। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। कौन? योजना आयोग को। उसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय। कौन? योजना आयोग। योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है, ना ही संवैधानिक ना ही वैधानिक, यानी कि संवैधिक कह सकते हैं। आगे की राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही यह किया जाता है। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। यह नोटेड पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचवर्षीय योजना का काल जानेंगे। कौन सा मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना? इसके बारे में जानेंगे। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 साल का जो योजना होता था उसी को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1951 से लेकर के 2017 तक। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 मॉडल था हेरोल्ड डोमर। दूसरा का 56 से 61 महालनोबिस। तीसरा का 1961 से 66 ये आयात निर्यात पर आधारित था। चौथा 1969 से 74। पाँचवा 1974 से 78 DP धर ने लाया था। छठा 1980 से 85 आगत निर्गत पर था 85 वाला, 80 से 85 वाला। सातवां 85 से 90। आठवां 92 से 97। नौवां 97 से 2002। 10वां 2002 से 2007। 11वां 2007 से 12।
12 माह 12 से हो जाएगा आपका 17। योजना अवकाश 1966 से 69, फिर 1978 से 80, फिर 90 से 92। 3 गो योजना अवकाश हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि योजना अवकाश कितने हुए थे? 3 गो हुए थे। कौन कौन हुए थे? 1966 से 69 में हुआ था, हैं, फिर 1978 से 80 में हुआ था, फिर 90 से 92 में हुआ था। आगे चलते हैं। योजना यानी प्लानिंग क्या है? एक निश्चित समय में निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग ही योजना है। योजनागत विकास यानी कि प्लानिंग डेवलपमेंट, प्लानिंग समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। योजना अवकाश जो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा सोवियत संघ में किया गया था। यह योजना फील्डमैन मॉडल पर आधारित था। कहता है कि विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 में हुआ था, जोसेफ स्टालिन के द्वारा किया गया था सोवियत संघ। यह योजना जो था फील्डमैन मॉडल पर आधारित था। अब आगे की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? देश का विकास करना, गरीबी समाप्त करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से लेकर के कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 2017 के बीच। कुल 3 बार योजना अवकाश हुआ था 1966 69, 1978 80, 1990 92। कुल 7 वार्षिक योजना हुए थे। आगे चलते हैं। योजना अवकाश द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता है। योजना आयोग, मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। योजना आयोग ये गैर संवैधानिक निकाय था। उद्देश्य है कि भारत के विकास के लिए योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना स्थापना 15 मार्च 1950 हुआ था। योजना आयोग पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। समाप्ति 2014 में हुआ था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 को। प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू थे और योजना आयोग को अंतिम सदस्य नरेंद्र मोदी हैं। अब आगे की राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुआ था। कार्य की पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देना, इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की सचिव ही इसका सचिव होता है। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? मॉडल उद्देश्य। पहला पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 56 हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा का था 56 से 61 पीसी मालनोबिस, इसमें उद्देश्य भारी उद्योग पर था। तीसरा का 1961 से 66 जॉन सॉडी एस चक्रवर्ती मॉडल पर था। तीसरा का जॉन सॉडी एस चक्रवर्ती मॉडल पर था। आत्मनिर्भरता को दिया गया था। दूसरा काम भारी उद्योग को। योजना अवकाश 1966 69, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 गॉडगिल फलमुड़ा तथा स्थिर आत्मनिर्भरता पर था। पाँचवीं 1974 से 78 डीपी धर या गरीब हटाओ नारा दिया गया था पाँचवीं में। योजना अवकाश 1978 से 80। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 गरीबी निवारण रोजगार सृजन। सातवीं हो जाएगा 85 से 1985 से 90 योजना अवकाश 1990 से 92। अब आगे की 8वीं 1992 से 97 मिलर मानव संसाधन मिलर पर आधारित था। 90 97 से 2002 सामाजिक न्याय एवं समानता। 10वीं 2002 से 2007 में गरीबी, कहता है कि देश में गरीबी एवं रोजगार समाप्त करना था। 11वीं 2007 से 12 समावेशी विकास, तीव्रतम समावेशी विकास। 12वीं 2012 से 17 तीव्र एवं समावेशी सतत विकास। अब आगे की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य था कि प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर जोर देना। उद्देश्य कृषि के विकास पर, जो सिंचाई परिवहन के विकास। अब भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, ये सभी जो था पहली पंचवर्षीय योजना पर ही आधारित था। NSSO नेशनल
नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस इसका फुल फॉर्म होता है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। भारत विश्व का पहला देश है जिसने परिवार नियोजन लागू किया था 1952 में। कथा के आयात प्रतिस्थापन पर जोर। 5 ITI की स्थापना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 PC मालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसे मालनोबिस मॉडल या नेहरू मालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। यह सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना से प्रभावित था। उद्देश्य था कि पब्लिक सेक्टर का विकास एवं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर। भारतीय उद्योग पर जोर। तीव्र औद्योगिकरण। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है जो ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। स्टील प्लांट इस्पात की स्थापना दूसरा काम हुआ था। समाजवादी ढांचे का विकास हुआ था। भारत सहायता क्लब की स्थापना हुआ था। LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। भारत का पहला स्टील एंड आयरन प्लांट टिस्को की स्थापना किया गया था दूसरे के में। टिस्को को फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। स्थापना 1907 में हुआ था। साक्षी, जमशेदपुर, झारखंड ये सभी जगह हैं। कहता है कि जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। भारतीय नियोजन के वस्तुकार PC मालनोबिस थे। PC मालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को PC मालनोबिस की जन्मदिन पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस समय योजना के उपाध्यक्ष धनंजय रामचंद्र गॉडगिल आगे हैं। इस योजना के दौरान जो कृषि नीति अपनाई गई जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया। बोकारो इस्पात कारखाना 1964 में तत्कालीन रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे की फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में किया गया था। FCI की स्थापना 1965 में। कहता है कि मुद्रा का अवमूल्यन 1966 में हुआ था। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया 1949, 1966, 1991। आगे चलते हैं। योजना का जानते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित। चौथा पंचवर्षीय योजना जो था अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित। अब आगे आपका गॉडगिल फार्मूला पर आधारित। कौन? चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे चौथा पंचवर्षीय योजना के समय में। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन के निर्धारण के लिए जो है ना गॉडगिल फार्मूला पेश किया गया था। इस योजना के दौरान कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहकर चौथी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं रहा। कारण था बांग्लादेश शरणार्थी का संकट था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। दूसरी बार स्कोर 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंक का हुआ 19 जुलाई 19। दूसरी बार जो है सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 DP धर मॉडल पर आधारित था। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आगे है 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में जारी किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
डीपी दर पर आधारित था। इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू 1975 में किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। अंत्योदय योजना 1977 से 78। अंत्योदय योजना सबसे गरीब का उत्थान करना था। आगे चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार जनता पार्टी के साथ 1977 में किया गया। जनता पार्टी ने इस योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 4 वर्ष का था। अनवरत योजना, इसके बारे में जानेंगे। रोलिंग प्लान 1978 से 83। भारत में रोलिंग प्लान 1978 में शुरू की गई थी। रोलिंग योजना की अवधारणा गुनार मिडल द्वारा गढ़ी गई थी। रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जिससे हर साल योजना प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है। एशियन ड्रामा जैसे कि एन इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ इन स्वीडिश सामाजिक वैज्ञानिक गुन्नार मिडल ने 1968 में प्रकाशित किया था। आगे चलते हैं।